हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कई सारी वीडियो अपलोडेड हैं। न्यू व्यूअर्स कैन चेक आउट देम ऑन माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस में सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की जब हम बात करते हैं तो दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट all significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed। एंटरप्राइज के इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसे से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी जो है डिस्क्लोज करनी चाहिए। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन किसके लिए होंगी? जो उसके यूजर्स होंगे उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। ये कन्वेंशन ये कहता है, ठीक है। In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statements। जो financial statements के users हैं उनका जो material interest है, मतलब जिससे उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है या बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बारे में पता चलता है। उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि सफिशिएंट हो यूजर्स के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। सच एज, यही बताया, सच एज जो उसके प्रोपराइटर्स हैं, प्रेजेंट या पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या अदर जो यूजर्स हैं लाइक गवर्नमेंट है, बैंक है। तो इन सारे जो है यूजर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है जिसका यूजर्स में क्या हो, मटीरियली इंटरेस्ट हो। मटीरियल मतलब कि जो उससे मटीरियल आपके पास होगा तो आपके लिए बहुत ही प्रीशियस होता है। तो इसीलिए मटीरियल वर्ड से यहाँ पे जो मतलब है, जो वहाँ की इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस की मटीरियल थिंग्स है, ठीक है, जो बिजनेस की मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोपराइटर को, उसके जो भी अदर यूजर्स हैं लाइक प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और अदर कोई भी पार्टी, उन सारी पार्टियों को ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है। किसके थ्रू? जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसी के थ्रू तो आप अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन को बताएंगे, ठीक है। मटेरियल से यहाँ पे जैसे मतलब हो सकता है जैसे कि जो आपके मटेरियल इंफॉर्मेशन में जैसे आपके क्रेडिटर्स कैसे हैं, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, इंटरनल लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। ये सारी उसके लिए क्या हुई, जो है मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। मटेरियल जैसे आपके लिए प्रीशियस होता है, जो जैसे गोल्ड एक मटेरियल है वो आपके लिए प्रीशियस होता है, ठीक है, यूजफुल होता है। ऐसे ही जो जो यूजर्स हैं बिजनेस के, बिजनेस एंटरप्राइज के, वो क्या होते हैं, उनके लिए भी जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन होती हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इसीलिए जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसको अपने जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बना रही हो तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। द प्रिंसिपल इज so important that the Companies Act makes a ample provision for the disclosure of essential information in the financial statement of a company। अब
इसी को देखते हुए जो हमारा जो कंपनीज एक्ट है, आगे ये पढ़ोगे कि जो जो कंपनीज एक्ट है उसने प्रॉपरली पूरा फॉर्मेट दिया है कि किस फॉर्मेट से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, किस फॉर्मेट से पीएल अकाउंट बनाना है, कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है, उसका पूरा फॉर्मेट दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का। ठीक है, ताकि जो है क्या क्या हो सके, एसेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपरली डिस्क्लोजर हो सके। इसीलिए जो है कंपनीज एक्ट ने क्या किए, कई सारे प्रोविजंस किए हैं जिससे कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन किसको मिल सके, कंपनी के यूजर्स को। ठीक है, खुद चाहे वो प्रोप्राइटर हो और चाहे वो अदर पार्टी हो, सबको सबके लिए यूजफुल हो सके, ऐसा उन्होंने प्रोविजन बना रखा है। अब यही चीज वही है, द परफॉर्मा एंड कंटेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रेस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। यही मैंने आपको बता ही दिया, जो बैलेंस शीट कैसी बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, इस सब का परफॉर्मा जो है कंपनीज एक्ट में जो है प्रिस्क्राइब किया गया है, और कंपनीज को इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब मटेरियल इंफॉर्मेशन इसी से तो मिलेंगी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स, various items or fact which do not find place in accounting statement are shown in the balance sheet by way of footnotes। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी क्या करती है, जो भी उनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें जो है उसमें अगर उसको कोई जगह नहीं दी गई है, यानी कि उसको फॉर्मेट में दिखाया नहीं गया है लेकिन वो जरूरी है इंफॉर्मेशन, तो उसको फुटनोट में नीचे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट बना के उस फुटनोट में वो जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब जैसे क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, पहली इंफॉर्मेशन इन्होंने बताई है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी आकस्मिक दायित्व इसको बोलते हैं, जो अचानक से हो जाते हैं, जिनके बारे में पता नहीं है लेकिन वो अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ हो कि जो है इसमें एक एग्जांपल दिया है कि फॉर instance a claim of a very big sum pending in a court of law against the enterprise should be brought to the notice of the users of the financial statement would be misleading। ठीक है, अब जैसे वही चीज इन्होंने बोली है कि अगर जैसे कंपनी का कहीं पे केस चल रहा हो, ठीक है, और उस पे बहुत बिग अमाउंट पेंडिंग हो, तो अगर इंफॉर्मेशन आप छुपा लेते हो, अब ये अचानक से आ गई ना, कोर्ट में केस चल रहा है, अगर केस जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे, अगर हार जाते तो तुम्हें पैसा पे करना पड़ता बिग अमाउंट, ठीक है, और अगर जीत जाते तुम्हें नहीं पे करना पड़ता। तो एक ये इम्पोर्टेंट यूजर्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो उसके यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इसीलिए अगर इसको नहीं दिखाएंगे इस इंफॉर्मेशन को, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करेंगे, मिसलीड करेंगे, गलत शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बिग अमाउंट पेंडिंग होगा तो उसका आपके क्रेडिटर्स पे, आपकी एसेट्स पे, सब पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो और आपके प्रॉफिट्स पे, इन सब पे इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को दिखाना जरूरी है। कंटीजेंट मतलब अचानक से हो गई, वही चीज मैंने बताई, कोर्ट में केस चल रहा है, अगर जीत गए तो तुम्हें नहीं पे करना पड़ेगा, और लेकिन अगर हार जाओगे केस तो तुम्हें पे करना पड़ेगा वो बिग अमाउंट। ठीक है, जैसे टीवी में आपने बहुत देखा होगा, जैसे वो नहीं मानहानि का दावा कर देते हैं। ठीक है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया, तो
ठीक है, तो अब यही होता है इसमें कि मानहानि का दावा होता है, तो उसमें वही होता है कि अगर जैसे जो भी केस जीतता है, जिसने अगर क्लेम किया है और अगर वो केस जीत जाता है तो उसको उतने हैवी अमाउंट मिल जाता है जितने का उसे लगेगा कि उसकी मानहानि हुई है, जितने वैल्यू में, तो उतनी वैल्यू जो है वो रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर केस हार जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपने देखी होंगी, वही चीज है कंटीजेंट लायबिलिटी, इसका मतलब एक एग्जाम्पल है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ देयर इज अ चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और इन मेकिंग for the provision for doubtful debt, it should be disclosed in the balance sheet by way of footnote। अगर आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अगर आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे पहले किसी और मेथड से, अब किसी और से कर रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं दोगे, आपने पहले के हिसाब से सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, लेकिन आप ये नहीं बताओगे तो उनके लिए वो उससे जो वो रिजल्ट निकाल लेंगे वो गलत रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, मिसलीड कर सकते हैं उनको, है ना, रिजल्ट्स में। ठीक है, तो क्योंकि जो स्टेटमेंट्स में डेटा होंगे उसी से तो वो रिजल्ट निकालेंगे। अब वो किसी और मेथड से आप चला रहे थे, वो वही मेथड सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने दूसरा मेथड बीच में लगा दिया, लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो डिस्क्लोज नहीं करोगे तो उनको मिसलीड ही तो करना हुआ एक तरीके से। तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को देना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप डेप्रिसिएशन दे रहे हो, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा रहे हो एसेट्स पे, तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन बेसिकली दो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जिनको आगे आप पढ़ोगे भी। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड अलग अलग हैं। तो अब इसमें से कौन सा मेथड लगा रहे हो, या पहले कौन सा लगा रहे थे फिर अब कौन सा चेंज किया, तो उस सब की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना जरूरी है। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर आप बना रहे हो, क्योंकि ये प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है, जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं उसी में से बनाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट्स में से प्रोविजन बना रहे हो डाउटफुल डेब्ट्स पे, मतलब कि क्या होता है कि जैसे अब डाउटफुल डेब्ट्स का केस क्या होता है कि अगर जैसे तुमने किसी को उधार सामान बेचा, ठीक है, 20,000 का, जैसे 20,000 का आपने सामान बेचा, ठीक है, अब ये सामान कुछ 3 लोगों को भेजा, जैसे ए बी सी, ठीक है, 3 है। अब ए और बी पे तो भरोसा है वो पैसा दे देंगे, लेकिन सी है वो पैसा नहीं देगा, है ना, ये आपको डाउट है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल आपको देखा है। अब जैसे होता है कि आप किसी के बारे में रूमर्स तो बहुत ज्यादा सुनते हो कि हाँ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, या ये हमारी, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन लगे हाथ पता ही चल जाती है। ठीक है, तो अगर आप जैसे तो उसके लिए आपने क्या, आपको उस पर डाउट है कि वो पैसा नहीं देगा, तो उस लॉस से बचने के लिए आपने पहले से ही उसके लिए प्रोविजन बना लिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट सही शो करना है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को फुट नोट में दिखाना जरूरी होगा कि हाँ हमने ये चेंजेस किए हैं और ये हमने प्रोविजन लगाए हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ अ फुट नोट। अब जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए या बिजनेस एंटरप्राइज ने किसी और कंपनी में जो है इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वो पैसा जो इन्वेस्ट किया है तो उसको ये भी देखना पड़ेगा ये उसकी इन्वेस्टमेंट हुए। तो अब आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे क्या बोला है कि जो एसेट्स है उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी पे दिखाते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू, अब शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह में ही तो इन्वेस्ट करोगे, तो जब इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना, तो मार्केट वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस मार्केट वैल्यू को आपको फुट नोट में दिखाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है यूजर्स के लिए क्या है, यूजफुल है, कि वो आगे देखेंगे कि आपकी ऐसे आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं।
उसी के बेसिस पे वो आगे के डिसीजंस लेंगे, ठीक है। डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट डज नॉट मीन लीकिंग आउट द सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी। डिस्क्लोजिंग ऑफ मटीरियल फैक्ट्स का ये मतलब नहीं होता है कि बिजनेस अपनी जितनी भी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो भी क्या कर दे, शेयर कर दे, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। sufficient information which is of the material interest to the users of the financial statement, ठीक है। केवल sufficient information जो मटीरियल से रिलेटेड है, मटीरियल इंटरेस्ट है उनका, यूजर्स का, केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी बिजनेस के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बाद नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, जो कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।